हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर जो अभी 2022-23 के लिए रिलीज हुआ है। तो चलिए सेक्शन ए हम कर रहे हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स ईच, एमसीक्यू है। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a is equal to given है, b is equal to given है, where p and q are prime numbers. If HCF of these two numbers is also given, LCM is also given, then you have to find m plus n into r plus s. तो चलिए इसको हम करते हैं। a को हम क्या लिख सकते हैं? p q means p into p into p, q raised to the power 4 means q into q into q into q, 4 times q. Then b can be written as p square means p into p and q means q into q into q. ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। P दोनों में है, ठीक है, P दोनों में है तो P स्क्वायर हो गया, और Q में देखिए Q क्यूब, ठीक है, तो ये हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM लेते हैं। LCM में P इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स, तो P क्यूब होगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और Q इसमें 4 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स, तो ज्यादा वाला लेते हैं, मीन्स Q रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो हमें मिल गया HCF और LCM। अब हमें इसमें कंपेयर करना है पावर्स को, P की पावर को कंपेयर कीजिए यहाँ पर। ऑन कंपेयरिंग पावर्स हमें क्या मिला? m p रेज टू द पावर m p स्क्वायर मीन्स m इज इक्वल टू 2, यहाँ से n q की पावर n, q की पावर 3, दैट मीन्स n इक्वल टू 3। इसके बाद यहाँ पर देखिए r इज इक्वल टू 3, पावर्स को कंपेयर करेंगे, और s इक्वल टू 4। ठीक, अब m प्लस n निकाल लीजिए। m प्लस n 2 प्लस 3 दैट इज 5 एंड r प्लस s 3 plus 4 that is 7. Now you have to multiply m plus n into r plus s, that is 5 into 7 and 5 7s are 35. So option C is correct. Clear? Moving to question 2. Let p be a prime number. The quadratic equation having its roots as factors of p. आपको दिए हुए ऑप्शंस, तो p प्राइम नंबर है तो p के फैक्टर्स क्या होंगे? कोई भी प्राइम नंबर ले लो तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर एंड वन एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे सपोज आपने ले लिया 2 इज अ प्राइम नंबर, उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 एंड 1। अगर आपने लिया 5 प्राइम नंबर, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 एंड 1, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए p एंड 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक फैक्टर है p और दूसरा फैक्टर है 1। तो आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा ना क्लास 9 में, फैक्टर थ्योरम। अगर p एंड 1 आर फैक्टर्स, p एंड 1 आर रूट्स, p एंड 1 क्या है? रूट्स है। रूट्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ p क्या है? p एंड 1, तो रूट्स क्या है? p एंड 1। ठीक है, अगर p और 1 रूट्स हैं, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स x माइनस p इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्लियर हो रहा है? जैसे एक एग्जांपल ले लो, यही ले लेते हैं। अगर 2 और 1 आपके पास 2 और 1 रूट्स है, तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2 एंड x माइनस 1 फैक्टर होगा। ठीक है, अगर 5 एंड 1 रूट्स है, तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 5, x माइनस 1। सेम वैसे ही यहाँ पर हमारे पास p एंड 1 ये रूट्स है, तो फैक्टर क्या होंगे? x माइनस p एंड x माइनस 1। ठीक है, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। x into x x square, then x into minus 1 is minus x, then minus p into x minus px, then minus into minus plus p। कितना हो गया? ये माइनस कॉमन ले लें और x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस p या p प्लस 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस p इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Clear? Moving to question 3. If alpha and beta are zeros of the polynomial, आपको दिए हुए इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा, एंड रिलेशन इज आल्सो गिवन टू यू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोस इज -b अपॉन a, कितना होगा यहाँ पर -b अपॉन a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a होता है c अपॉन a। समझ में आ रहा है ना, ये a कितना है, a यहाँ पर है p, b है -2 एंड c इज 3p। ठीक है, तो वही हमने पुट किया, सम ऑफ जीरोस इज -b अपॉन a। ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन p एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c अपॉन a, दैट इज 3। और आपको क्या गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दिस इज गिवन टू यू। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 अपॉन p और अल्फा बीटा की जगह 3। तो यहाँ से आपको p कितना मिल जाएगा, p और 3 की प्लेसेस को एक्सचेंज कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p हो जाएगा 2 अपॉन 3। ठीक है, क्लियर हो गया ये, 2 अपॉन p इज इक्वल टू 3 है, तो 3 अपॉन 1 करके ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू p, या फिर p इज इक्वल टू 2/3, जैसे आपको समझ में आया आप कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4, if the system of equations 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y plus is equal to 2k plus 1 is consistent, then you have to find the value of k। तो inconsistent के लिए क्या कंडीशन होती है, inconsistent means no solution, system of equations will have no solution means ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, inconsistent के लिए a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। यहाँ पर a1 b1 c1, coefficient of x is a1, coefficient of y is b1, coefficient of constant is 1। ठीक है, coefficient of x this is a2, coefficient of y is b2 and constant is 2k plus 1। तो इसमें हम पुट करते हैं a1 upon a2 is 2k minus 1 is equal to b1 अपॉन b2 is not equal to c1 अपॉन c2। आप चाहे तो इसमें दोनों साइड नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 0 होता है, कॉन्स्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके करते हैं, लेकिन दोनों में क्योंकि दोनों ही राइट साइड में है और दोनों को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो दोनों में नेगेटिव साइन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर k किसके इक्वल होगा ये पूछा है, मतलब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, किसके नहीं इक्वल होगा ये नहीं पूछा। ठीक है, k इज इक्वल टू हाउ मच, 4 ऑप्शन है तो हम ये वाला करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। बस सिंपल सॉल्व करना है, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, सो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, कितना आ गया, k इक्वल टू 2। ठीक है, k इक्वल टू 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 5th, if vertices of a parallelogram p q r s टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लेना है p q r s, चाहे तो आप नेमिंग कहीं पे भी कीजिए, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना है। आप चाहो तो यहाँ से p स्टार्ट कर दो, p q r s कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए p q r s, लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना है, इसी ऑर्डर में लेना है। तो फोर्थ वर्टेक्स s के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स बी s x y। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आपको पता है ना, मिड पॉइंट सेम होता है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल सेम होता है, पी आर का मिड पॉइंट और क्यू एस का मिड पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू और मिड पॉइंट ऑफ पी आर सेम होंगे। अब मिड पॉइंट हम कैसे निकालें, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और x2 y2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं आप, x1 प्लस x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बस वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। एस क्यू के मिड पॉइंट, एस क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, x प्लस ऑफ -2 दैट इज -2 अपॉन 2, देन y प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। अब पी आर का मिड पॉइंट निकालिए, दिस प्लस दिस, 3 प्लस ऑफ -3 दैट इज -3 अपॉन 2 एंड 4 -2, 4 प्लस ऑफ -2 दैट इज -2 अपॉन 2। कितना आ गया ये, x -2 अपॉन 2 y प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू
यहाँ पे कितना हो गया 3 माइनस 3 0, 0/2 इज 0 और यहाँ पर हुआ 2/2 दैट इज 1। तो इससे हम x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा x माइनस 2/2 विल बी इक्वल टू हाउ मच 0। इसको सॉल्व करते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा 0 इंटू 2 इज 0 तो x आ गया 2। अब यहाँ से हम y निकालेंगे y प्लस 3/2 ठीक है। y कोऑर्डिनेट कितना है 1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 इज 2 सो y इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 एंड -1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 6, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। आपको दिया हुआ है फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर मैं बना रही हूँ समझाने के लिए। एबीसी एंड पीक्यूआर ट्राइंगल्स सिमिलर दिए हुए मीन सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ठीक है। एम एल्टीट्यूड गिवन है, पी एन भी एल्टीट्यूड गिवन है और आपको दिया हुआ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज 4/9। 4/9 को आप क्या लिख सकते हैं 2/3 स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा 2/3 ठीक है। तो यहाँ पर एक आप इस क्वेश्चन को दो अप्रोच से कर सकते हैं। एक अप्रोच है कि रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। और रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स पूछा है यहाँ पर एम अपॉन पी एन ये पूछा गया है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स और रेशियो ऑफ साइड्स आपके पास है सो 2/3 ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है ठीक है। एक तो हो गया ये अप्रोच एमसीक्यू के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब अगर ये 2 या 3 मार्क्स में अगर आए तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम दूसरा अप्रोच भी बता देती हूँ मैं यहाँ पर। आपको ये समझ में आ गया ठीक है। इसके अलावा एक थ्योरम और होती है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। If triangle ABC is similar to triangle PQR, then ratio of their areas is equal to square of ratio of corresponding sides. AB upon PQ का square या फिर BC upon QR square या फिर AC upon PR square ठीक है। सारी साइड्स के स्क्वायर का रेशियो भी उसी के इक्वल होता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है। अगर ट्राइंगल ABC लेंगे तो बेस BC पे हाइट कितनी है AM और पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस क्यू आर पे हाइट कितनी है पी एन ठीक है इज इक्वल टू सारी साइड्स का रेशियो हमारे पास है 2/3 का स्क्वायर दैट इज 4/9 ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल हो गया। बीसी अपॉन क्यू आर भी आपके पास है। बीसी अपॉन क्यू आर कितना है सभी साइड्स का रेशियो है 2/3 इंटू ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू 4/9। So AM upon PN is equal to 4/9 और 2/3 की साइड चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और कैंसिल होके ये भी 2/3 मिल जाएगा। तो आप दोनों अप्रोच से कर सकते हैं। अगर 2 या 3 मार्क्स में आए तो इस अप्रोच से कर सकते हैं। एमसीक्यू में आप डायरेक्ट ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। इफ x tan 60 cos 60 is equal to sin 60 cot 60 then you have to find x। तो हम यहाँ पर x एज इट इज रखेंगे। tan 60 इज √3 cos 60 इज 1/2 देन sin 60 इज √3/2 एंड cot 60 इज 1/√3। टेबल आपको याद करनी है। टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंगल्स की है वो आपको साइन कॉस और tan याद होना चाहिए। बाकी रेसिप्रोकल से आप बना सकते हैं ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं x इंटू √3/2 इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया 1/2 ठीक है। अब ये 2 कैंसिल हो गया √3 की साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो x इज 1/√3 और 1/√3 कब होता है 1/√3 कौन से एंगल पे होता है tan 30 डिग्री पे ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 8 इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसी को हम यूज करते हैं। आपके पास है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। अब हम क्या करें हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें अब इसके बाद का स्टेप ठीक है। कैसे पता करें देखो tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है। पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं करके।
क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, बेटर होगा कि जब भी टेन, कॉट, सेक और कॉसेक हो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, मोस्टली ऐसा किया जाता है। तो टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हम ले लें, साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा और न्यूमरेटर में साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा, सो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हमें मिला 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए हमें जो फाइंड करना था उसमें ये आ रहा है और हमारे पास गिवन है ये। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या करें कि साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म हमें कुछ मिल जाए। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक, रूट 2 का स्क्वायर 2 मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया क्यों किया हमने पहले ये जज कर लिया कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी 1 की साइड चेंज करोगे 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा कितना मिला 1/2, ठीक है। 2 की साइड चेंज करोगे 2 मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा इज 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/1, सो आंसर इज 2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Moving to next question 9. In the given figure DE is parallel to BC, ये आपको given है, DE and BC parallel, AE is A units, EC is B units, DE is X units and BC is Y units. Then which of the following is true? ठीक है, तो इसको करने के दो अप्रोच है। अभी हम क्योंकि MCQ कर रहे हैं तो फटाफट से करते हैं। आपके पास DE और BC पैरेलल है, ठीक है, इसका मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। अगर आप एक छोटा ट्राइंगल हो ADE और बड़ा ट्राइंगल हो ABC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय AA या डबल या ट्रिपल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे इसको पूरा, अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है तो पूरा सिमिलर करके दिखाएंगे, बता दिया, क्लियर हो गया ना। DE इज पैरेलल टू BC, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डबल ए से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, या आप एंगल ए कॉमन है वो भी दे सकते हैं, ट्रिपल ए से ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है। ADE छोटा ट्राइंगल, ABC बड़ा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो वही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या क्या साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, AE छोटे वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड AC इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड DE अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। वो मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। चलिए अब AE की वैल्यू पुट करते हैं, AC इज हाउ मच, A प्लस B, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक A, यहाँ से यहाँ तक B, तो AC कितना हो गया A प्लस B इज इक्वल टू DE इज X एंड BC इज Y। और आपको X इन टर्म्स ऑफ Y निकालना है तो सिर्फ Y को शिफ्ट कर दो, A इंटू वाई हो गया और आपका X आ गया AY अपॉन A प्लस B। ऑप्शन C इज करेक्ट। Moving to question 10. ABCD is a trapezium with AD parallel to BC. AD parallel to BC. AD is equal to 4 centimeter if diagonals AC and BD intersect each other at O such that AO upon OC equal to DO upon OB is equal to half. Then BC कितना होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर? तो आपको दिया हुआ ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये और ये AD और BC पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सेम ऐसे ही ये दोनों पैरेलल पे AD और BC के पैरेलल पे ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। सेम रीजन alternate interior angles, therefore triangle AOD is similar to triangle COB by AA similarity,
अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल, बस वही लिख देना है, रिजल्ट मिल जाएगा हमें। कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फर्स्ट टू लेटर्स लिखेंगे AO, यहाँ के फर्स्ट टू लेटर्स CO, ठीक है, फिर लास्ट के दो लेटर्स OD, यहाँ के लास्ट के दो लेटर्स OB, बाकी की जरूरत है जरूरत, इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड लेटर AD, यहाँ का फर्स्ट और थर्ड लेटर CB, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमारे पास क्या है, AO अपॉन CO इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों 1/2 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी तो 1/2 के इक्वल हुआ, दैट मीन्स AD अपॉन CB इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। इसमें से AD आपके पास है 4, CB आपके पास नहीं है, वही है हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो CB और BC इज 8 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 11, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये मैंने टेंजेंट बनाया, एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, टेंजेंट्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री, और ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रेडियस, देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट, सपोज P एक्सटर्नल पॉइंट है, P से टेंजेंट बनाया है हमने P एंड PB, ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। आपको ये टोटल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ऊपर और नीचे के कितने होते हैं, 30 ईच होते हैं, ठीक है। आप ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं, एक बार बता देती हूँ मैं, OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, AP एंड PB दे आर टेंजेंट्स, length of tangents drawn from external point to a circle are equal and OP is common, so by SSS ऊपर वाला ट्राइंगल AOAP और नीचे वाला ट्राइंगल OBP कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो CP से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये पूरा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसमें ये सब करके दिखाना पड़ेगा। अभी हमारे पास टोटल 60 है तो ये 30 ईच हो गया, इतना क्लियर हो गया। SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो CP से टोटल एंगल 60 है तो 30 ईच आ गया, ठीक। ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये आपको पता है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं। चलो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, चलो ट्राइंगल लेते हैं हम OAP, ट्राइंगल OAP में ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, जो हमें फाइंड करना है वो है पहले थीटा देख लेते हैं, 30 डिग्री के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड इज बेस, हमें फाइंड करना है बेस और हमारे पास है परपेंडिकुलर, मतलब P/B हम लगाते हैं, P/B क्या होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज AP, ठीक है। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू 3/AP, तो AP कितना हो गया, AP को ये यहाँ ले जाओ 3√3 आ गया AP, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक ही क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, एक अप्रोच से मैंने अभी आपको बताया, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो हमें देना है स्क्वायर में सर्कल को इंस्क्राइब करना है, सर्कल इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, सर्कल अंदर बनाना है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है। अब देखिए हमें साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ सर्कल यही होगा 6 सेंटीमीटर, यस और नो। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr², और यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करना नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में पाई में ही आंसर दिया हुआ है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर and length of its diagonal is 2√3 centimeter. You have to find total surface area of the cuboid.
तो डायगोनल का लेंथ क्या होता है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल मतलब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, जो भी क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट रॉड आप डाल सकते हैं एक एक्सट्रीम कॉर्नर से दूसरे एक्सट्रीम कॉर्नर तक, दैट इज लॉन्गेस्ट रॉड या लेंथ ऑफ द डायगोनल, और उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, हमारे पास एल प्लस बी प्लस एच है। अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा सबसे पहली बात तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिला? नेक्स्ट स्टेप में कर लेना आप, ठीक है, स्टेप जंप कर रही हूँ मैं। सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, दैट इज 12। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टेप और, चलो लिख लेते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 4 3 जा 12, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो दिस इज गिवन टू यू, क्या है? एल प्लस बी प्लस एच इज 6 रूट 3। इसमें भी दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक स्टेप लिख लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज हाउ मच? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसमें से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ से पुट कर दें हम 12, बाकी इसमें से 2 कॉमन, 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दैट इज इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 18, 3 0 9 10, 108। सो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 108 माइनस 12। ठीक है, अब ये क्या होता है? यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये हमारा आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला जरूर से याद होना चाहिए, ये वाला 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 1 मोड। 3 2 1 मी ऐसे कर दो, मी मो, मी मो। ठीक है, 3 2 1 जैसे आप याद रखना चाहे रख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया मीन एक्स मीडियन वाई मोड जेड, तो आपको क्या दिया हुआ है? मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन ये है। अब देखिए और क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पर 3 मीडियन को मैंने लिखा y माइनस 2 मीन को लिखा x इज इक्वल टू मोड। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम तीनों की वैल्यूज तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एक रिलेशन हम जरूर डिराइव कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या करें, ध्यान से देखो, इस 3y को मैं क्या लिख सकती हूँ? y प्लस 2y लिख सकती हूँ। 3y को लिख सकते हैं y प्लस 2y माइनस 2x एज इट इज, z एज इट इज। ठीक है, अब मैं y को शिफ्ट करूंगी। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर z माइनस y है, तो मैं एक y को यहाँ से इधर लेके जाना चाहती हूँ। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने 3y को y प्लस 2y लिख लिया। अब हम क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 2x इज इक्वल टू, इस y को शिफ्ट किया तो z माइनस y। ठीक, लेफ्ट साइड में 2 कॉमन, y माइनस x, 2 इंटू y माइनस x एंड z माइनस y इज 24। सो y माइनस x इज 24 बाई 2 एंड y माइनस x क्या है? y हमने लिया था मीडियन और x था मीन, और इनका डिफरेंस आ गया 24 बाई 2, दैट इज 12। ठीक है, मीडियन माइनस मीन इज 12। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस में आप x y z लेके करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा करना। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस made by a circular wheel of radius 0.25 meter is rolling a distance of 11 किलोमीटर। तो एक सर्कुलर व्हील है और वो कितने रिवॉल्यूशंस लेगा? डिस्टेंस 11 किलोमीटर उसको कवर करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा कितने रिवॉल्यूशंस वो लेगा ताकि वो 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले? क्वेश्चन समझ में आया? अगर एक बार रिवॉल्व करता है व्हील में एक बार रिवॉल्यूशन होता है तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2 पाई आर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन विल बी 2 पाई आर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन n रिवॉल्यूशंस, लेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हम मान ले n। ठीक है,
n टाइम्स और रिवॉल्व किया तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, तो कितना डिस्टेंस हो गया n इंटू 2 और वो आपको गिवन है हियर। टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 11 किलोमीटर, मीन्स n इंटू 2 इज 11 किलोमीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। n इक्वल टू n इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ है 0.25 इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। n को यहीं रखेंगे, बाकी सबकी साइड चेंज करेंगे। 11 इंटू 1000 अपॉन ये जितना भी न्यूमरेटर में है दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 11 2 ज़ा 22, ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 0, ठीक है। 25 4 ज़ा 100 और ये 2 2 ज़ा 4, बचा क्या 7000। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज 7000, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 16। स्टैटिस्टिक्स का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है, और आपको बताना है सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो देखिए ये मैंने फॉर्मूले ऐसे ही लिखे हैं, यहाँ पर इन फॉर्मूलेस का कोई काम नहीं है, जस्ट याद दिलाने के लिए कि मीडियन में हम क्या करते हैं और मोड में हम क्या करते हैं। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ मॉडल क्लास और मीडियन क्लास सर्च करना है। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वही रहती है, फिर डायगोनली ऐड करते जाते हैं, डायगोनली ऐड करते जाओ, ठीक। अब यहाँ पर मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले हम n मीन सिग्मा एफ मीन्स इन सबको सम करो, या लास्ट में जो आता है वही सिग्मा एफ होता है। 66 उसका हाफ करेंगे 33 से जस्ट ज्यादा कौन सी लाइन है वहां पर आपको मीडियन क्लास मिल जाएगा। 33, ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। हमें क्या किया, हमने मीडियन निकालने के लिए ऐसा किया जाता है, अभी हम सिर्फ मीडियन क्लास निकाल के छोड़ देंगे। हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसमें सिग्मा एफ क्या, फिर सिग्मा एफ का मतलब इन सबको सम करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। तो उसका हाफ करेंगे n/2, सिग्मा एफ मीन्स n, उसका हाफ करेंगे n/2 मीन्स 33 आ गया। 33 से जस्ट ज्यादा कौन है सी एफ में देखेंगे, वो ये है, उस लाइन में जो क्लास होगी ये हमारी मीडियन क्लास है, ठीक है। हमें मीडियन क्लास क्या मिल गई 10 to 15। अब हम मॉडल क्लास ढूंढेंगे। मॉडल क्लास तो बड़ी सिंपल सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 20 सबसे ज्यादा ना, 10 15 12 29 में सबसे ज्यादा ये है, तो ये मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास है 15 से 20, और आपको बोला दोनों लोअर लिमिट्स को ऐड कर दो, इसकी लोअर लिमिट प्लस इसकी लोअर लिमिट प्लस करेंगे तो 25 मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17। Two dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once? Probability that 6 will come up at least once. कम से कम एक बार 6 आए। तो सबसे पहले जब भी हम 2 डाइस को रोल करेंगे साइमल्टेनियसली तो कितने आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे 36, 6 और 6, ऐसे आप काउंटिंग कर लीजिए। टोटल 6 इंटू 6 36 टोटल आउटकम्स हो गए, तो टोटल आउटकम्स हो गए 36। अब हमें बोला 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 6 हो, कम से कम एक बार 6, ठीक है, कम से कम एक बार 6 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी हो गए सारे। कम से कम एक बार 6 हो और दोनों बार 6 हो, दो भी चलेगा, क्योंकि एट लीस्ट वंस बोला है। 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार इन सब में है और इसमें 2 बार है, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 11/36। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन यू हैव टू फाइंड दिस। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे इजी अप्रोच यूज करना चाहेंगे, तो tan बीटा हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन। ये जो आपको लेफ्ट साइड दी हुई है, जो आपको फाइंड करना है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। इसमें हम क्या करें कि tan बीटा बन जाए, साइन अपॉन कॉस tan होता है, आपको पता है। तो हम दोनों साइड इसमें
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दें, कॉस बीटा से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में कॉस बीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। कितना हो गया ये, 5 साइन अपॉन कॉस इज tan बीटा माइनस 2। ठीक है, कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा कैंसिल। सेम ऐसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 tan बीटा प्लस 2। अब tan बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 5। tan बीटा कितना होगा यहाँ से, 4/5 होगा। tan बीटा विल बी 4/5। ठीक है, बाकी सब एज इट इज, जहाँ tan बीटा है हमने 4/5 पुट कर दिया। ठीक है, 5 कैंसिल, यहाँ पर भी 5 कैंसिल। क्या बचा, 4 माइनस 2 दैट इज 2, यहाँ पर 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 1/3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू assertion reason question। मूविंग टू assertion reason question। आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5, 7, 8, 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है, 5, 7, 8, 0। इनका HCF 17 है और इनका LCM ये होगा क्या, पहले हम चेक कर लें। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF, या आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट है 5, 7, 8, 0 और HCF है 17। आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 340 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद रीजन को देखते हैं। असर्शन ट्रू, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, असर्शन ट्रू इसमें भी है और असर्शन ट्रू इसमें भी है। तो अब इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा सही है, हमें ये चेक करना है। ठीक, रीजन HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये भी सही है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जैसे 17 इज फैक्टर ऑफ 340। क्लियर है, 340 के फैक्टर्स निकालोगे तो 17 मिलेगा उसमें, ये भी सही है। ठीक है, मतलब रीजन भी सही है। तो ये रीजन फॉल्स, ये तो गलत हो, ये तो हटा दें हम। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना है क्या सही है। दोनों ट्रू है। अब हमें ये चेक करना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। समझ में आया, हमें चेक करना है कि रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, असर्शन का रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। तो ये हम देख लेते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए कि इनका रिलेशन हम दे देते हैं। ऐसा यहाँ पर रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये जो रीजन है दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब ये वाला सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्वेश्चन 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। असर्शन दिया हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल आर। आपके पास ट्राइंगल ABC में क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स। AB का मिड पॉइंट है D और उसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 5। दूसरा है E, AC का मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -3। और आपको दिया हुआ है BC इज 20 यूनिट्स। तो पहले हम DE निकाल लें, कितना है DE। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का रूट। -6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64। इनको प्लस करेंगे √100 एंड दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया है यहाँ पर, DE 10 यूनिट्स। तो DE क्या है, हाफ है, DE इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स दिया हुआ है और BC 20 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स से
अगर आप मिड पॉइंट से अगर आपने डी निकाला तो कितना आया 10 यूनिट्स और ये आया 20 यूनिट्स, मतलब इन दोनों में रिलेशन है, डी इज हाफ ऑफ बी सी। ठीक, इसके बाद रीजन क्या दिया, द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यही तो था मिड पॉइंट थ्योरम, यही तो मिड पॉइंट थ्योरम था कि अगर डी एंड ई मिड पॉइंट्स है देन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड हाफ ऑफ इट। दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोनों ही पूरा सब कुछ सही है और असर्शन भी ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू, बाय।